बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक बड़ा फैसला, उस फैसले के नतीजे में नून लीग को बड़ा फ़ायदा हुआ। ये 47 सफ़ात पर तफसीली फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और साथ जो है अब्बासी साहब जो हैं उनकी जानिब से दो जो जजेस हैं उन्होंने इसके हक में गए हैं और जो एक जज है उन्होंने डाइसेंट किया है। तो आज इस फैसले का थोड़ा डाइसेक्शन करते हैं कि इसमें किया क्या गया है, किस तरह से गेम डाली गई है, किस तरह से रीजनिंग दी गई है और क्या रीजनिंग दी गई है। ये नून लीग को जो फायदा हुआ है, क्या ये वक्ती है, ये क्या फिर आइंदा जब ये ट्रिब्यूनल में केस जाएगा तो रिवर्स हो सकता है या नहीं, पीटीआई को कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, मैं वेरी क्विकली थोड़ा सा फैसला बता देता हूँ, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, 3 सीट्स पर जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार जीते और पीटीआई के उम्मीदवार जीतने के बाद जो है उनका बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन हुआ। इस असना में रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की जानब से। अब इलेक्शन एक्ट के हवाले से एक रूल है 95(5) और वो रूल ये कहता है कि कंसोलिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है नताइज मुरतब कर रहे होते हैं। उस प्रोसेस जब वो प्रोसेस इनिशिएट हो तो उसके दरमियान तो रीकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन वो प्रोसेस मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी होने पर उसके बाद रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। हुआ इस तरह कि उस रीकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन का फॉर्म 45, फॉर्म 47 का हर किसी को पता है कि किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से इलेक्शंस में चीज़ें की गई, किस तरह से हारे हुए कैंडिडेट्स को जीता हुआ दिखाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए। और यही कुछ हुआ कि रीकाउंटिंग में जो पीटीआई के लोग जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के जो हारे हुए लोग थे वो जीत गए। अब फिर पीटीआई जो है वो गई सीधा हाई कोर्ट के पास 199 के तहत, और हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने कि ये तो इनकी तो दरख्वास्त बनती नहीं थी, इस रीकाउंटिंग बनती नहीं थी क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, कंसोलिडेशन और रीकाउंटिंग नहीं हो सकती थी। इस पर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें पीटीआई की दरख्वास्त को जो वो मंजूर कर ली गई और इसके नतीजे में जो रीकाउंटिंग हुई थी वो कलअदम हो गई और पीटीआई के एमएनएस दोबारा से बहाल हो गए। अब उसको मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। वो लग गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 3 रुकनी बेंच बनाया जिसमें आपको मैंने जजेस का बताया। इन 2 जजेस ने अब एक फैसला दिया है, एक जज ने मुखालफत की है। 2 जो जजेस हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस फैसले को तहरीर किया है, वो ये कहते हैं कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं बनता ये फैसला दे। उन्होंने कहा कि ये 199 जो रूल है हाई कोर्ट का वो बड़ा वाज़ेह है और वो रूल ये है कि जब तक किसी लीगल रेमेडी मौजूद है किसी दूसरे फोरम की, तब तक हाई कोर्ट पे वो पिटीशन नहीं लाई जा सकती। तो इस फैसले को बेस बना के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो 47 सफ़ात में से मेरा ख्याल से 23 सफ़ात अब्बासी साहब के फैसले के, बाकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो डाइसेंटिंग नोट आया जब आप उसको पढ़ें तो वो बड़ा क्लियर और बड़ा कैटेगोरिकल है। उसमें 2 से 3 चीज़ें की हुई हैं। उसमें कहा हुआ है कि एक तो कंसोलिडेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया था, रीकाउंटिंग नहीं हो सकती थी, नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए थे कैंडिडेट्स के, और फिर जब नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं तो रीकाउंटिंग नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें हाई कोर्ट जो है उसने मेरिट्स पे केस के बात नहीं की है कि जो आप कहेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे थे, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था। और क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या कंसोलिडेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद रीकाउंटिंग हो सकती है या नहीं। तो ये फैसला दिया वेरी क्विकली मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल इसका एनालिसिस करते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सुहेल साहब। अब जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह काजी साहब ने फैसला दिया है, नून लीग को वापस नशिस्तें चली गई हैं, तरीके इंसाफ जीती हुई थी, हाई कोर्ट से अपना हक मांग के लाई, यहाँ पे आके उल्टा हो गया है, और ये जो फैसला है इससे क्या असरात होंगे। फेयरली देखें तो जो चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखी है कि अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल हो तो 199 में हाई कोर्ट्स इंटरवीन नहीं करती, बजा है ऐसा होता है।
अल्टरनेट रेमेडी ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको आपने रोक रखा है, ठीक है। आप जो फरमाते थे कि कासिम सूरी साहब के केस को हम मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई ट्रिब्यूनल्स में के ऊपर इल्तवा ये करना बैठा हो, अब आपने खुद दिया हुआ है। और पंजाब में ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं, इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं, और सबसे बड़े बॉस जो हैं आप हैं अदलिया के, और आपके होते हुए रुके हुए हैं, आपकी कोर्ट से रुके हुए। अच्छा, 3 स्टेप्स इसके आ जाते हैं ना। पहला स्टेप इसका ये आता है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस, नताइज मुरतब होना और हतमी नोटिफिकेशन जारी हो जाना। उससे पहले पहले जो है ना दोबारा गिनती हो सकती है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था, आरोज ने दोबारा गिनती नहीं की, ठीक है। उसमें काजी साहब पेक्युलियर सर्कमस्टेंसेस का सहारा लेके उसको जो है ना कवर फ्राहम कर रहे हैं कि जी आरोज कह रहे हैं बाहर दीवारों पे बंदे चढ़े हुए थे तो हम कैसे दोबारा गिनती करते। पूरे पाकिस्तान का कोई एक जनरल इलेक्शन किसी एक हल्के का बता दें जहाँ पे शाम को आरओ ऑफिस के बाहर भीड़ ना होती है और रिजल्ट सुनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, होती है। मैं खुद फील्ड में मौजूद था, इनने 55 में ये हर जगह होती है, हर जगह होती है। अच्छा, दूसरी चीज, पोलिंग स्टेशन पे लोग आ जाते हैं बाहर नताइज सुनने, लोग आए होते हैं, इंटरेस्टेड है यार, वोटर्स हैं, वो बाहर नहीं आएंगे, उसको ये नहीं कह सकते आप मॉब डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो कोई गन लेके नहीं आए थे। कितने पर्चे कटे हैं जी उस आरओ ऑफिस पे के लोग चढ़ गए थे, कितनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, बात यह है कि उन्होंने नहीं की थी दोबारा काउंटिंग, हतमी नोटिफिकेशन जारी हो गया था जी। तो अब फिर वेट तो दोनों पार्टीज को ट्रिब्यूनल का करना चाहिए ना कि वहां पे अपनी शिकायत रेज है। बिल्कुल ऐसे। एक पार्टी इलेक्शन कमीशन को आगे कहती है जी कि नहीं हमारा दोबारा इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन कमीशन कहता ना कि हमारी दोबारा गिनती करवा दें, इलेक्शन कमीशन कहता ना जी कि नहीं अल्टरनेट रेमेडी आपके पास ट्रिब्यूनल, आप वहां चले जाइएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो उनका इख्तियार जहाँ खत्म हो चुका था रिजल्ट छापने के बाद, दोबारा पीछे जाके ना क्लॉक रिवर्स करके रिकाउंट कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जो 199 का एक स्पेशल दायरा इख्तियार है ना, फिर वो इन्वोक जजेस सर्कमस्टेंसेस देख के कर लिया करते हैं। अच्छा, इसमें जनाब ये गलत हुआ है, गलत रोकने के लिए कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के खुद अपने ऐसे फैसले मौजूद हैं जो कि इस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की हैं। इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तें आई, इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि उन्होंने कहा कि कंसोलिडेशन हो चुकी है, अब ट्रिब्यूनल करेगा, भाई हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन इस केस में रिवर्स जाया गया, रिवर्स जाके जो नोटिफिकेशन भी हो गए थे फिर भी रिकाउंटिंग करके दूसरी पार्टी को जितवा दिया गया। अभी मखसूस मिस्र वाले केस में कहते थे कि हम सिर्फ जो सामने चीजें हैं उन्हीं पर रहेंगे। यहाँ जाके आप आरोज की स्टेटमेंट्स के ऊपर इतना रिलाई कर रहे हैं कि जी वो कहते हैं जी कि हम तो दोबारा गिनती इसलिए नहीं कर सके कि लोग आए हुए थे भाई, तो फिर ये तो नहीं होता ना जी। तो आपने पूरा फैसला मॉब के खिलाफ दिया, उसके मुकाबले में जो इख्तिलाफी नोट है, अगर जो इख्तिलाफी नोट है वो उसकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन जस्टिस वकील अहमद अब्बासी साहब ने जो लिखा है बड़ी रीजनिंग, पूरा रीजनिंग के साथ दिया है। उन्होंने कहा जी किसी एक फरीक ने अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन की माजी की मिसालों को अपोज नहीं किया जहां वो कंसल्टेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स को ये इख्तियार देते हैं जी। फिर उन्होंने कहा जी कि रिसेंटली आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार और कहाँ तक उसका होता है उसको डिफाइन किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला दिया गया, आईनी तशरीह हो चुकी है और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ये कोई केस के सर्कमस्टेंसेस पे बात नहीं हो रही। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी कोई ट्रिब्यूनल का कार्रवाई गैर मुसर नहीं कर दी थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कहाँ खत्म होता है, कहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल किया था, ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई, ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई तो उसके बाद भी जारी रहनी थी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रहेगी। तो एक तरफ आप ना राफ रम कर रहे हैं वहां से वापस जाने के लिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं आपने स्ट्रिक्ट रहना है, तीसरा आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इज्जत देनी है हर हाल में। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इज्जत ये देनी है कि उसके अंडर सारों ने इलेक्शन लड़ने हैं और उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करके चैलेंज करना है। अगर आपको जो चैलेंज करता है वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा होता है ना कि यार जी इसने डिक्लेयर किया, अब मैंने नहीं हूँ, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाएं, क्योंकि ये इसका ऑर्डर गलत है। ऑर्डर को गलत दुरुस्त किया ना अलग चीज होती है, मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन एक जज के सामने फ्रीक के तौर पे जाता है क्योंकि इलेक्शन उसने कराया होता है, एक बंदा उससे अग्रीव्ड होता है। अब उस जज ने उन दोनों को इक्वली देखना है। आप उन्हें दर्श ये दे रहे हैं कि जज ने इलेक्शन कमीशन की इज्जत करनी है। भाई उसने अगर काम गलत किया होगा तो उसकी महज इज्जत में उसके फैसले को बरकरार रखना उसकी बेइज्जती है। आपके पास सॉलिड रीजनिंग ना होना तो फिर आप ये काबिल एहतराम वाली चीजों पे आ जाते हैं, फिर आप मोरल ग्राउंड्स पे फैसले देते हैं, लीगल ग्राउंड्स को आप पसे पर्दा डाल देते हैं और
आप मोरल ग्राउंड्स पे बात करते हैं कि इज्जत करनी चाहिए, कुछ जजेस उनके खिलाफ जो है वो कहते हैं वो आईनी बॉडी है। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है आपके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास कितनी दरखास्तें आई हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या गुल रहे हैं? फॉर्म 47 को लेके फॉर्म 40 में पूरी एक तहरीक पार्टी चलाती रही जो कि उसकी एग्रीव थी, लेकिन अभी तक वो केस लगा नहीं है। खैर, एक और बड़ी जो है अकील अब्बासी साहब ने बड़ी वैलिड बात की, उन्होंने कहा कि जब कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन हो जाते हैं तो किस लॉ के तहत दोबारा रिकाउंटिंग हो सकती है, ये वो समझने से कासिर है। यही बात तो हम सारी कर रहे हैं कि उसके बाद तो रिकाउंटिंग, और फिर रिकाउंटिंग की भी आप देखें ना हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया था? जीते होंगे हजारों वोट रिजेक्ट हो गए। हजूर कभी वक्त निकाल के पटन वगैरह की रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे इलेक्शन में हुआ क्या। आप अभी तक अगर आंख बंद रखना चाहते हैं तो शौक से रखें। दुनिया वो कह रही है कि जो हुआ है वो सामने आ चुका है। और यार मैं उस दिन से डरता हूँ जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहनी है कि हम इलेक्शन हारे हुए थे, इस इलेक्शन में धांधली हुई थी, हमें जितवाया गया, इस इलेक्शन में धांधली हुई थी। उस दिन जो होतेदार आईनी उर्दू में बैठ के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यार प्लीज अपनी ग्रेस का ख्याल रखें। मैं तो इतना कह सकता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन, और ये होना है, मैं नवाज शरीफ वाली बात आपको बता रहा हूँ, उस पर वो मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि ये होगा। नवाज शरीफ साहब रस्सियां तोड़ रहे हैं, मैंने एक दिन ये करना है। उनकी सियासी बयानिया उस दिन वापस बनेगा और फिर वो आवाम सारी साथ जुड़ जाएगी। मरियम नवाज साहबा अगर ना हो तो नवाज शरीफ तो शायद कर वो चुके इसी हों। तरह एक दिन सिचुएशन उन्होंने को बैठ के एक्सप्लॉइट कर करते हैं कि मैंने पहले मुल्क चलने बेनिफिशियरी के बन लिए, जाते हैं फिर मैंने एक्सप्लॉइटेशन मुल्क कर चलने देते के हैं। लिए उस दिन मैं खामोश रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि ये मेरा मैंडेट नहीं है। चलने देखते हैं आगे क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। एक वेरी शॉर्ट सा क्वेश्चन कर दूं, उसके बाद ख़त्म करते हैं व्लॉग को। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना डायरेक्टली लिंक करती हैं एक बंदे की एक्सटेंशन से, और ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली लिंक करते हैं एक्सटेंशन इसको जुडिशल पैकेज गए हैं आप, जुडिशल, एक्सटेंशन नहीं मतलब फॉर इंस्टेंस के जुडिशल पैकेज और वो जो सारी चीज़ें बेनिफिशरी होने का एक हमें सबूत देती हैं। अब आपके पास सेनेट में मेजॉरिटी कम पड़ रही है, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। नेशनल असम्बली की सीट्स भी बड़े माने रखती हैं, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और दूसरा ये है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है उसके बाद जो सेनेट की तादाद पूरी करनी है। तो ये कितना अहम है, ये जो जुडिशल पैकेज की आप बात कर रहे हैं, इन सीटों को नून को दिया जाना? देखें, अगर कुछ अरसे के लिए भी उनके पास रहती है ना, नून लीग को सिर्फ 1-2 दिन के लिए चाहिए 2 तिहाई अक्सरियत, उसके बाद बेशक दोबारा खो जाए, जिसमें उन्हें जुडिशल पैकेज लेके आना है। उसके लिए सारी कोशिशें हो रही हैं और वो किसी भी तरह की जाएंगी। अब मुझे लगता है कि जब इस तरह के फैसले आना शुरू हो गए हैं ना, हम जब तज्जिया कर रहे होते हैं या पेशगोई कर रहे होते हैं ना, वो आइन कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहे होते हैं और वही कर सकते हैं। उसके बाहर कयास राय होती है। तो जब गेम आप आइन और कानून के दायरे के अंदर खेलेंगे तो हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब आप इस तरह के फैसले देना शुरू कर देंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, फिर तो आप कुछ भी कर लेना। आप एक मैच खत्म होने के बाद भी क्रिकेट का मैच सल्तनत है, आपका जो है रूल है। मैं एक क्रिकेट मैच को कर रहा हूँ जी कि 50-50 ओवर के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यार नहीं, आखिरी 5 ओवर रहते हैं तो इसमें इतना स्कोर मुश्किल है। 49वें ओवर में आप एक कानून ले आए या एक फैसला ले आए कि ये टीम आप 55 ओवर खेलेगी, तो आप कल मुझे नहीं कह सकते कि तू गलत कह रहा था भाई। वो तो फिर आप रूल से बाहर निकल गए ना। रूल से बाहर निकल के आप मेरा ख्याल है कल परसों भी आप ले सकते हैं, जो मर्जी करें। फिर तो मुशर्रफ ने इमरजेंसियां भी लगाई हैं, फिर तो उस दौरान पता नहीं क्या क्या है गुजरा, ना, फिर तो बड़ा कुछ आता रहा। नजरिया जरूरत है। उनसे बाहर अगर आपने जाना है, हर बार कानून बदलना है। इस पिछले 1 साल से इस मुल्क में सिर्फ कानून बदला जा रहा है। नवाज शरीफ को लाने के लिए फलां कानून बदल दो, उसको लैंड कराने के लिए फलां कानून बदल दो, उसको फलां अदालत से रिलीफ देने के लिए ये वाला भी बदल दो, उसको दोबारा अहल करने के लिए तायात नहली वाला भी बदल दो। और इतना लकी आदमी है, उसके लिए इस मुल्क में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की शर्त पहले खत्म हुई, फिर तायात नहली खत्म हुई। पूरा निजाम फैसिलिटेशन हाथ बांध के आगे खड़ा हो गया, क्या था जी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पहुंचाई जा रही है। पिछले दिनों एक केस लगा जिसमें कहा कि मियां साहब की चूंकि बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर पहुंचाई गई थी, हमारी भी पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा, जज साहब ने डांटा कि यार खुदा का बायोमेट्रिक पे 1 लाख अफसाना लिखा जाना चाहिए। एक का बायोमेट्रिक एयरपोर्ट हो रहा है और दूसरे का है अदालत के अंदर बायोमेट्रिक होते हुए उठ गया। चलें, ये बातें होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। जो भी मामलात हैं हम आपको अपडेट देते रहते हैं, अंदर की खबरें क्या हैं वो भी आप तक पहुँचाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने